नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल बीपीएससी बिहार पे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज सोर्स ट्रेसिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हम देखते हैं कि किस बुक से 69th प्रीलिम्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। इस सीरीज में अब तक मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी को कवर किया जा चुका है। ये इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की सोर्स ट्रेसिंग करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटी के क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है, 69th प्रीलिम्स में कितने सवाल पूछे गए और कैसे सवाल पूछे गए, और मुख्य बात कि जो सवाल पूछे गए वो किस बुक से सॉल्व हो पाते हैं। क्या लक्ष्मीकांत के बिना नहीं होगा, ल्यूसेंट वगैरह काफ़ी है या नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को देखने के दौरान मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जिन सोर्सेस को हम या बुक्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी, जो हिंदी में भारत की राजव्यवस्था नाम से आती है। इसके बाद ल्यूसेंट की जो जीके बुक है और एनसीईआरटी क्लास 11th-12th। इन सोर्सेस से हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर आप कोई और सोर्स रेफ़र करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उस सोर्स को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये एक टेबल बना सकते हैं जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और हमारे साथ आपको भी एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन से सवाल जो है वो किस तरीके से पूछा गया है और किस बुक से सॉल्व हो पा रहा है। आपको वीडियो के दौरान जितने भी सवाल आएंगे, हर एक सवाल के बाद आपको जिस भी बुक या सोर्स से वो पूछा गया है वहाँ पर उसके आगे +1 कर लेना है, ताकि वीडियो के अंत में आपको ये पता हो, हमें ये पता हो कि किस बुक से कितने सवाल सॉल्व हो पाए, ताकि हम ये निर्णय ले पाएँ कि कौन सा बुक या सोर्स जो है वो सबसे बेहतर है और कौन सा बुक या सोर्स हमको रेफ़र करना चाहिए। हम जो रेफ़र कर रहे हैं, जिस बुक को अभी हम पढ़ रहे हैं, वो बुक कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इन बातों का पता हमको वीडियो के अंत में चलेगा जब हम सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ कि एक टॉपिक से 3 क्वेश्चंस। अब वो कौन सा टॉपिक है जिससे 3 प्रश्न आए हैं, तो वो ये टॉपिक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत में आपको एक चैप्टर मिलेगा लक्ष्मीकांत सर की बुक में, और हिंदी में जो भारत की राजव्यवस्था है उसमें भी ये चैप्टर है। शीर्षक वहाँ पे आपको मिलेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इंग्लिश में यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस एक चैप्टर से 3 सवाल जो है वो हमको देखने को मिला है इस वीडियो में, मतलब इस 69th प्रीलिम्स में। जो पहला सवाल है वो आप देख सकते हैं, ये है, ये 57 नंबर का क्वेश्चन है सेट ए में। जो भी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो सेट ए से देखने वाले हैं, क्योंकि सेट ए जो है वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबों के पास ये सेट ए जो है वो उपलब्ध हो सकता है, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया हो 69th का या ना दिया हो। तो एक कॉमन ग्राउंड जो है, कॉमन पेपर जो है वो सबको अवेलेबल हो सकता है, इसलिए हमने सेट ए चुना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 57 नंबर का, ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फ्रेंड्स, कई लोगों ने ये डिमांड किया था, बोला था कमेंट में कि सर हिंदी में भी क्वेश्चंस को रखा कीजिए। देखिए, हिंदी में क्वेश्चंस मैं इसका अनुवाद कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने जो प्रश्न यूज किया है वो इंग्लिश मीडियम वाला ही है। ठीक है, पर हिंदी मीडियम से अगर आप हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो सोर्सेस है हम बताने वाले हैं वो एज इट इज़ हिंदी में भी उपलब्ध है, और जो क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं इसका हिंदी में जो अनुवाद है, जो ऑफिशियल है, जो क्वेश्चन है उसको भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसको भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये सवाल है कि जो भारतीय संविधान है उसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कौन से कंट्री से लिया गया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब अगर आप देखें सबसे पहले लक्ष्मीकांत को,
लक्ष्मीकांत की बुक जो है ये इंडियन पॉलिटी, तो इसमें आपको यही वाला जो चैप्टर है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको एक टेबल मिलेगा, ये देखिए सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, यहाँ पर आप अगर देखें तो 4th नंबर पे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके आगे लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये वाला जो प्रावधान है ये आयरलैंड के आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगर हम बात करें ल्यूसेंट में, तो ल्यूसेंट में भी एज इट इज दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ल्यूसेंट से भी ये सॉल्व हो पा रहा है। और एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 11th की जो बुक है, कौन सी बुक, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम से एक किताब आती है, उसमें भी अगर हम देखें तो एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, उसमें आपको इस तरह का एक पेज मिलेगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये वहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो सवाल है, जो पहला सवाल हमने देखा, वो सवाल लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी बुक से भी सॉल्व हो रहा है, ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है, और जो है एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमें कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए कि कौन सा सोर्स बेस्ट है, जब तक कि हम सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस ना कर लें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो एक चैप्टर है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत सर की बुक में, उसमें ये चैप्टर, इस चैप्टर से 3 सवाल हैं, पर ये जो 3 सवाल हम देखने वाले हैं, ये 3 के 3 सवाल क्या सिर्फ लक्ष्मीकांत सर की बुक से सॉल्व हो पा रहा है, क्या ल्यूसेंट से नहीं हो पा रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो पा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ल्यूसेंट जो है वो बेकार है या जो है उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम बहुत ही न्यूट्रल तरीके से, बिना किसी भी बुक या सोर्स का पक्ष लेते हुए, बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस बुक से कितने सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं, ईमानदारी से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमने देख लिया, ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है, एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है, और लक्ष्मीकांत सर की बुक जो है इंडियन पॉलिटी उससे भी सॉल्व हो रहा है। अब देखिए अगला सवाल, ये 104 नंबर पे है। ये सवाल भी उसी तरीके का सवाल है, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले वाला सवाल था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और अभी है फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार हैं उससे संबंधित। ठीक, आंसर हम जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कौन से सोर्स से सॉल्व हो रहा है। तो हमने जो सोर्स अभी देखा लक्ष्मीकांत में, वही वाली टेबल, उसी में देखिए आप यहाँ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। सेम वही ल्यूसेंट में वही वाला पेज, यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, और वहाँ से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। और हम बात करें एनसीईआरटी, तो उसमें भी वही चीज़ है, सेम चैप्टर, इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से फंडामेंटल राइट्स लिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तीनों ही सोर्स से सॉल्व हो पा रहा है, एनसीईआरटी से, ल्यूसेंट से, और लक्ष्मीकांत सर की बुक से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, लक्ष्मीकांत सर की बुक से। अब देखिए, फ्रॉम विच कंट्री, सॉरी ये देख लिया हमने ना, 107 नंबर का क्वेश्चन, द 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ये 5th शेड्यूल से संबंधित सवाल है, 5वीं अनुसूची से संबंधित। अब अगर आप देखें तो लक्ष्मीकांत वाली बुक में, इंडियन पॉलिटी में देखें आप, ये एक चैप्टर है जिसमें टेबल बना हुआ है, उसी चैप्टर में जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने अभी चैप्टर बताया, उसी चैप्टर में ये टेबल भी मिलेगा आपको, शेड्यूल, सारे शेड्यूल में क्या क्या प्रावधान है वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो आप अगर देखें यहाँ पर 5th शेड्यूल में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है ये। ल्यूसेंट में देखें तो ल्यूसेंट में भी शेड्यूल सारे जितने भी हैं, 12 शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ हैं 12, तो उन सबों के बारे में दिया हुआ है। और ये देखिए 5th शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, तो ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है ये। और हम बात करें
तो एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी से ये सॉल्व सीधा सीधा नहीं हो पा रहा है। एनसीईआरटी में ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी हुई है, तो आप वहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट ये ल्यूसेंट और लक्ष्मीकांत बुक से सॉल्व हो रहा है, ठीक। तो हमने देखा एक चैप्टर लक्ष्मीकांत सर की बुक का, जिसका नाम है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इस चैप्टर से 3 सवाल हमको देखने को मिल रहा है, और ये तीनों के तीनों सवाल ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनमें से 2 सवाल एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है, एक एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब तक हमने जो 3 सवाल देखे हैं, इनमें से 3 के 3 लक्ष्मीकांत बुक से सॉल्व हो रहा है, 3 के 3 ल्यूसेंट से हो रहा है, बट एक सवाल एनसीईआरटी से नहीं हो रहा है। तो एनसीईआरटी से सिर्फ 2 सवाल। तो आप ऐसे करके अभी आपने जो +1 किया होगा, तो अभी लक्ष्मीकांत के आगे +3 हो चुका होगा, ल्यूसेंट के आगे भी +3 और एनसीईआरटी के आगे +2। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन। सिक्किम के बारे में पूछा गया है कि ये पूर्ण रूप से राज्य भारत का कब बना था, ठीक है, 1974 में या 1975 में या फिर 1976 में, या फिर इनमें से कोई भी सवाल, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर जानते हैं हम कि 1975 है, बट कौन से बुक में ये दिया हुआ है? सबसे पहले लक्ष्मीकांत में चेक करते हैं। लक्ष्मीकांत में ये देखिए, लक्ष्मीकांत बुक में आपको ये मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हिंदी में संघ एवं इसका क्षेत्र। वहाँ पर आपको ये देखिए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, यहाँ से सिक्किम को फुल फ्लेजेड जो है राज्य का दर्जा मिला। देखिए लाइन भी वही यूज की गई है, लैंग्वेज भी वही है। सिक्किम अ फुल फ्लेजेड स्टेट कब बना? 1975 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। 22वां राज्य बना ये भारत का। तो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहा है। बात करें ल्यूसेंट से, तो ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है। ये देखिए एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर नए राज्य जितने भी बने उनकी इस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ सिक्किम का 1975 दिख रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है। एनसीईआरटी में चेक करें तो एनसीईआरटी में क्लास 12th की जो बुक है उसमें दिया हुआ है ये सिक्किम के मर्जर से संबंधित एक बॉक्स बना हुआ है, जिसमें आपको 1975 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से भी सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये सवाल तीनों ही जगह से सॉल्व हो रहे हैं, एनसीईआरटी से भी, लक्ष्मीकांत से भी और ल्यूसेंट से भी। तो तीनों जगह आप +1 कर लीजिए, वो जो आपने टेबल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज ए 5 मेंबर बॉडी विच इज हेडेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेज 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। एक चीज़ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि अब तक जो हमने सवाल देखे थे उसमें क्या हो रहा था कि वो 1 लाइनर जैसा सवाल था, ठीक, बहुत ही फैक्चुअल। पर अभी जो ये सवाल है इसमें ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज़ इवॉल्व्ड द कॉलेजियम सिस्टम। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम वो 5 मेंबर की बॉडी है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हेड करते हैं इसको, अध्यक्षता करते हैं इसकी, ठीक, और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं। दूसरा कि ये कॉलेजियम सिस्टम पार्लियामेंट ने इवॉल्व किया। तीसरा कि जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के दे आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। और चौथा है कि ये कॉलेजियम सिस्टम जो है 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय जस्टिस पीएन भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जजेज केस। अब देखते हैं ये कहाँ से सॉल्व हो पाएगा। देखिए लक्ष्मीकांत में आप जब सुप्रीम कोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज जो हेडिंग है वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जजेज की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच अदर जजेज,
और अदर जजेज आर अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। यानी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे जजेज को, लेकिन वो चीफ जस्टिस और साथ में चीफ जस्टिस के अलावा जो जजेज हैं उनसे जो है वो कंसल्टेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो कंसल्टेशन करेंगे यही बाद में इवॉल्व हुआ कॉलेजियम के सिस्टम के रूप में। कब हुआ? तो सेकंड जजेज केस में। ये जो सेकंड जजेज केस आप देख रहे हैं 1993 का, उसमें ये इवॉल्व हुआ था। ठीक है, तो इससे हमको एक बात ये पता चल गई कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सेकंड जजेज केस में आया था 1993 में, ना कि फर्स्ट जजेज केस में, जैसा कि एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो वो वाला स्टेटमेंट तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। साथ में कि ये जो व्यवस्था है कॉलेजियम की, इसी के तहत जो है जजेज की नियुक्ति होती है। ठीक, इसके अलावा देखिए जो पहला स्टेटमेंट था कि उसमें 4 अदर जजेज होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेज, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, ही शुड कंसल्ट कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेज। ये थर्ड जज केस जो 1998 है उसमें आया था। सेकंड जजेज केस जो 1993 का है उसमें तो ये स्टार्ट हो गया कॉलेजियम सिस्टम, पर वहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेज की बात थी कि चीफ जस्टिस जो है 2 सीनियर मोस्ट जजेज से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा। लेकिन थर्ड जजेज केस जो 1998 का आया उसमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो 4 सीनियर मोस्ट जजेज की राय लेकर और उनसे कंसल्ट करके फिर जा कर के जो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस देंगे। ठीक है, तो ये लक्ष्मीकांत से ये वाला सवाल जो है वो सॉल्व हो जा रहा है। ठीक, पहला वाला जो है स्टेटमेंट वो सही है, दूसरा वाला पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट ने नहीं किया है, ये जजेज केस से हुआ है। ठीक, तीसरा कि कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होता है, ये बिल्कुल सही बात है। चौथा, द कॉलेजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993, यहाँ तक तो सही बात है, बाय जस्टिस PN भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जजेज केस। अब ये रॉन्ग हो गया, जस्टिस PN भगवती के द्वारा ये पहले जजेज केस में ये नहीं हुआ था बल्कि दूसरे जजेज केस में हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। 1 और 3 करेक्ट है, इसमें करेक्ट ही पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D 1 और 3। और ये लक्ष्मीकांत बॉली बुक से सॉल्व हो रहा है। इसके अलावा ये ल्यूसेंट या NCERT से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मीकांत जो वो जो टेबल है उसमें आप लक्ष्मीकांत के आगे +1 कर लीजिए। ठीक है, ल्यूसेंट के आगे या फिर NCERT के आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर पे। ये क्वेश्चन जो है ये है 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे संबंधित। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहें तो जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं ना एनालिसिस के दौरान, इन टॉपिक्स को आप नोट भी कर सकते हैं, कहीं पे लिस्ट एक बना सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में। ठीक है, और इनको आप इन पर ज़्यादा जोर दीजिएगा जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा, पॉलिटी की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब सवाल हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट। पहला है कि इट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रियम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। दूसरा, इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। तीसरा, इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट इज आर्टिकल 39A, 43A एंड आर्टिकल 47। और चौथा स्टेटमेंट है, इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो सवाल है ये भी 4 स्टेटमेंट्स हैं इसमें। पिछले सवाल में भी हमने 4 स्टेटमेंट्स देखा था, यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट हैं, पर पिछला वाला जो सवाल है वो सिर्फ लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो पाया था। ये वाला सवाल जो है थोड़ा सा आसान है, 4 स्टेटमेंट होने के बावजूद भी आसान है। कैसे आसान है देखिए, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है पर आपको ये किसी भी सोर्स में मिल जाएगा। पहला है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 टर्म्स आए थे इस संविधान संशोधन से। अगर हम लक्ष्मीकांत बुक में देखें तो वहाँ पर आपको जो फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर है ना, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि इस अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से जो है देखिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे। एक कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, पर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं आया था, मूल रूप से कितना आया था? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वो 8 फंडामेंटल ड्यूटी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया।
लक्ष्मीकांत बुक से ये पता लग रहा है हमको, ठीक है। फिर हम जो प्रेम्बल वाला चैप्टर जब देखते हैं लक्ष्मीकांत बुक में, तो वहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन टर्म्स जो है वो यूज किए गए, ठीक। तो ये बात भी लक्ष्मीकांत में दी हुई है और इन्हीं दोनों फैक्ट पर हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पूछा गया था कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना है हमको। पहला जो स्टेटमेंट है, इट एडेड 3 वर्ड्स, ये 3 नए वर्ड, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, 8 फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, 10 था। अभी 11 है पर शुरुआत में 10 जोड़े गए थे। तीसरा है, देखिए तीसरी जो चीज़ है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे। अब ये बहुत डिटेल में आप जब जाएंगे, आर्टिकल एक एक पढ़ेंगे तब जाके आपको मिलेगा, पर इस स्टेटमेंट को बिना हम जाने भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो 2 इनकरेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेटमेंट बी 3 और 4 ये गलत हो गया और स्टेटमेंट डी 1 और 4 ये भी गलत हो गया। हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, 2 इनकरेक्ट हमको पता लग चुका है, इसका मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन सी ही सही हो सकता है। दोनों में 2 है, यही दोनों सही होगा, दोनों में से कोई एक। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन सी में 3 है। अब हमको ये पता करना है कि ऑप्शन 1 और 3 में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमने देखा कि स्टेटमेंट 1 जो कि 3 वर्ड्स से रिलेटेड था, कि 3 वर्ड जोड़े गए थे, वो वाली बात सही है ना, इनकरेक्ट नहीं है। इसका मतलब 1 और 2 ये तो इनकरेक्ट नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 और 3 आर इनकरेक्ट। 1 तो करेक्ट था, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना। तो 2 और 3 आर इनकरेक्ट। लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो गया सिर्फ 2 फैक्ट के बेसिस पर। एक फैक्ट की 8 नहीं 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आए थे शुरू में, और दूसरा फैक्ट की ये जो 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। आगे बढ़ते हैं, ल्यूसेंट चेक करते हैं। ल्यूसेंट में भी देखिए आप, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का एक टॉपिक है और वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो देखेंगे कि लिखा हुआ है देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि सही है। पर आप नीचे जाके जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड इन 2002। इसका मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो अभी है, शुरुआत में ऐसा नहीं था। 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब ऐसा नहीं था। तब कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 11 नहीं थे, तो इसका मतलब 10 होंगे क्योंकि 11वां ऐड हुआ है। देखिए, सीधे सीधे लूसेंट में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10 वर्ड तो यूज नहीं किया गया, पर सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से। और दूसरा जो है कि ये 3 टर्म्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म्स जो है ये 42nd अमेंडमेंट से आया था, ये बात हमको लूसेंट में भी दिया हुआ है। तो इन दोनों फैक्ट्स पर जैसे हमने लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर लिया, वैसे ही लूसेंट से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, ये अब तक देख लिया हमने कि लक्ष्मीकांत से भी सॉल्व हो रहा है और लूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है। अब एनसीईआरटी से सॉल्व होगा कि नहीं? देखिए, एनसीईआरटी आप कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो उसमें आपने देखा होगा कि शुरुआत के जो 8-10 पेज होते हैं उसी में कहीं ना कहीं एक बॉक्स बना करके प्रियम्बल दिया होता है, या तो कभी कभी फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ होता है। तो जब प्रियम्बल दिया होता है तो उसके नीचे फुटनोट में लिखा रहता है कि ये वर्ड्स जो हैं ये 42nd अमेंडमेंट के बाद आए थे, ये चीज़ें 42nd अमेंडमेंट से बदलाव किया गया था, ठीक। तो वहाँ से आपको ये फैक्ट मिल जाएगा। और अगर फंडामेंटल ड्यूटी वाला बॉक्स आपने पढ़ लिया हो तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे और 11th जो है वो ऐड किया गया था 2002 में, ठीक है। तो एनसीईआरटी से भी ये सॉल्व हो जा रहा है। तीनों ही सोर्स के आगे आप +1 कर सकते हैं क्योंकि तीनों से सॉल्व हो रहा है। ये जो आपने बॉक्स बनाया था, टेबल बनाया था, वहाँ पे आप ऐड कर लीजिए +1 आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर पे है, वैसे 104 नंबर पे है, पर वो हमने ऑलरेडी देख लिया है जब हम 57 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, क्योंकि 57, 104 और 107 ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक ही चैप्टर से थे। अब देखते हैं 105 पर क्या है। ये है अनटचेबिलिटी के ऊपर, अस्पृश्यता, ठीक है। तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के ऊपर जो है पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल से ये एबॉलिश किया गया। अब ये बहुत बेसिक सा फैक्ट है। देखिए, चाहे आप लक्ष्मीकांत में देखें, यहाँ देखिए आर्टिकल 17 दिया हुआ है, चाहे आप
अब लूसेंट देखें, वहाँ पर भी दिया हुआ है डायरेक्ट। और आप अगर एनसीईआरटी देखें तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हालांकि यहाँ पर देखिए आप आर्टिकल का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है ना। ये मैंने पढ़ते वक्त वैसे आर्टिकल यहाँ मेंशन कर दिया है, बट ये वैसे लिखा हुआ नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि सॉल्व नहीं होगा ये एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से सॉल्व सीधे सीधे नहीं हो पाएगा। अगर आपने रिसर्च किया हो तो, या कुछ फैक्ट्स ऐड किए हो तो फिर सॉल्व हो पाएगा, डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है। ठीक है, हमको एनसीईआरटी से ये पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है, पर कौन सा एग्जैक्ट आर्टिकल है ये एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। तो हम इसको मानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 105 ये लक्ष्मीकांत से और ल्यूसेंट से सॉल्व हो पा रहा है, बट एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद वाला जो सवाल है 106 नंबर पे, दी अथॉरिटी टू डिटरमाइन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस जो है वो कुछ कुछ बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला सवाल सीधे सीधे आर्टिकल पूछ लिया कौन सा आर्टिकल है, और कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड है जो कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी चाहिए उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से। तो ये एक मिक्सचर है दोनों तरह के सवालों का। देखिए, द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट रेस्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। कौन ये तय करता है कि हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेज कितने होंगे। हम जानते हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेज अलग अलग हैं, तो तय कौन करता है कि कौन से हाई कोर्ट में कितने जजेज होंगे। ठीक, ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, या ऑप्शन डी पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकता है। वैसे देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ें तो वहाँ पर हमको पढ़ने को मिलता है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या बढ़ाता रहता है। ठीक है, जो लेटेस्ट जो नंबर है वो है 34, यानी अभी 34 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। पर शुरुआत से ऐसा नहीं है, शुरुआत में 8 जजेज थे, उसमें एडिशन करते 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 उसको अब हम 34 अभी देख रहे हैं। ये पार्लियामेंट ने अपने एक्ट से ये किया है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो कानून ला करके जजेज की संख्या जो है समय समय पर बढ़ाती रही है। तो हमको पता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाता है या बदलता है, पर जो हाई कोर्ट है उसमें जजेज की संख्या जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं तय। ठीक है, ये देखिए लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ेंगे हाई कोर्ट वाला चैप्टर तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला देखिए लाइन, एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेज एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। प्रेसिडेंट ये समय समय पर तय करेगा कि उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा कितने और जजेज होंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट जजेज की चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो प्रेसिडेंट ही करते हैं, पर जो नंबर ऑफ जजेज हैं वो तय प्रेसिडेंट करते हैं हाई कोर्ट के मामले में, और पार्लियामेंट करता है सुप्रीम कोर्ट के मामले में। तो ये लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहा है, बाकी किसी और सोर्स से, ल्यूसेंट से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये वहाँ भी सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में दिया था, इन विच केस। यहाँ पे 3 केसेस के बारे में लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि कौन सा केस था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, चलिए लक्ष्मीकांत देखें तो लक्ष्मीकांत में बिल्कुल दिया हुआ है, चैप्टर का नाम ही है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में जब हम देखेंगे तो ये वाला सवाल आपको वहाँ पे आराम से सॉल्व हो रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जो चैप्टर है वहाँ पर ये देखिए आपको लिखा हुआ है, केशवानंद भारती केस में जो है लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व हो रहा है ये। ल्यूसेंट की बात करें तो वहाँ भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स नाम से एक टॉपिक है, और वहाँ भी केशवानंद भारती केस के बारे में लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी सॉल्व हो रहा है।
एनसीईआरटी में भी ये सॉल्व हो जाएगा उसी बुक में जो क्लास 11th की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसी में एक चैप्टर है जुडिशियरी का, वहाँ से आपको ये देखिए केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बुक है क्लास 11th की एनसीईआरटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ से भी सॉल्व हो रहा है। तो लक्ष्मीकांत, ल्यूसेंट और एनसीईआरटी सबके आगे +1 कर लीजिए क्योंकि ये तीनों से सॉल्व हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, इसमें लिस्ट दी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है, और ये हमको बताना है कि उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब था। पहला दिया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पहला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो सीपीएम है, दूसरा सीपीआई, तीसरा बहुजन समाज पार्टी और चौथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब ये कहाँ से सॉल्व होगा, तो देखें अगर हम, ये सीधे सीधे ल्यूसेंट में ऐसा कोई टेबल नहीं मिलता है और एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, वहाँ तो और भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम लक्ष्मीकांत की बात करें तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर है वहाँ एक टेबल मिलेगा आपको जहाँ पे पार्टीज के नाम दिए हुए हैं और ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मिल गया 1925। आगे अगर देखें इसी लिस्ट में हम तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये देखिए 1964, बहुजन समाज पार्टी जो पूछा गया था 1984, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये रहा 1998। ठीक है, तो ये सवाल लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहा है, बाकी सोर्सेज से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो लक्ष्मीकांत के आगे +1 कर लीजिए। आगे बढ़े हम तो अगला सवाल देखें, ये है 110 नंबर पे। क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज और हर मदर टंग। कौन से आर्टिकल के तहत स्पीकर जो है वो अलाउ करता है कि मातृभाषा में आप सदन में बोल पाएँ। आर्टिकल 110(1), 122(2) या 120(1), या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब देखिए इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं तो दो ऑप्शन तो सही नहीं ही होंगे ना, हर आर्टिकल में अलग प्रोविज़न है, तो कभी भी ऑप्शन डी नहीं होगा इस तरह के सवालों में, तो ऑप्शन ए, बी और सी में से ही कोई होगा। पर क्या होगा इसमें, अगर आप लक्ष्मीकांत में ढूंढने जाएं तो आपको मिलेगा कि आर्टिकल्स जो हैं वो सारे आर्टिकल्स जितने भी हैं संविधान में उस सबों की सूची दी हुई है, और अगर पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आप जाके देखें तो वहाँ पर आर्टिकल 120 मिलेगा और उसके आगे लिखा मिलेगा आपको लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। पर इतनी जानकारी से ये सॉल्व होने वाला नहीं है। 120 सिर्फ हमको पता है कि 120 में लैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक, पर मदर टंग के बारे में कौन से आर्टिकल में है ये तो नहीं लिखा यहाँ। इसी तरीके से अगर हम ल्यूसेंट की बात करें तो वहाँ भी सेम चीज़ दिया हुआ है, ये देखिए आर्टिकल 120 दिया है ना, लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। यहाँ भी मदर टंग जैसा कुछ हमको क्लैरिटी नहीं मिलता है कि मदर टंग में बात करने की या सदन में बोलने की जो व्यवस्था है वो स्पीकर करता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो एग्जैक्टली ये नहीं मिल रहा है हमको, है ना। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। वैसे आप अंदाजे से तुक्के से सॉल्व कर लें तो अलग बात है, बट ये सीधे सीधे नहीं मिल रहा है, ना तो लक्ष्मीकांत में, ना ल्यूसेंट में, और एनसीईआरटी में भी नहीं। तो ये मुझे एकमात्र क्वेश्चन मिल रहा है जो कि किसी भी सोर्स से सीधे सीधे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम तो ये क्वेश्चन है 119 नंबर पे। अब ये सवाल जो है फ्रेंड्स आखिरी सवाल है, 12th नंबर का क्वेश्चन है। 12th मतलब 12वां सवाल, नंबर तो 119 है, पर हम जो इस वीडियो में जितने सवाल देख रहे हैं ये 12वां सवाल है और आखिरी सवाल है। देखते हैं, आर्टिकल 360 के बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है उसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, डिक्लेरेशन होता है उसका, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4 फिर से 4 स्टेटमेंट, ये हम तीसरा सवाल देख रहे हैं जहाँ पर कि 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पर ये वाकई में डिफ़िकल्ट भी है। देखिए, पहला है द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉई सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर। राज्य में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरी और अलाउंस को रिड्यूस किया जाए, ऐसा प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकता है स्टेट को।
दूसरा कि मनी बिल या अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा कोई बिल आए तो उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखने की बात जो है वो रिक्वायर्ड ना हो। तीसरा, द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब यूनियन के जैसा स्टेटमेंट 1 था कि उसमें स्टेट के जो एम्प्लॉय होंगे उनके सैलरी और अलाउंस को कम करने की बात की गई। ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 में यूनियन के एम्प्लॉय और साथ में जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी अलाउंस को भी कम करने का डायरेक्शन जो है प्रेसिडेंट दे सकता है, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। स्टेटमेंट 4 है मनी बिल के बारे में कि मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल्स आर टू बी रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक चीज़ देखिए, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 कॉन्ट्राडिक्टरी है, इन्हें 2 और 4 साथ में सही नहीं हो सकते हैं। पर इस जानकारी से ये सवाल सॉल्व इतने से नहीं होगा। देखिए, लक्ष्मीकांत में चैप्टर है इमरजेंसी, उसमें आप भीतर जाएंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला टॉपिक जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहला देखिए, डायरेक्शन टू स्टेट टू ऑब्जर्व, यहाँ देखिए। दूसरा, सच डायरेक्शन में इंक्लूड अ प्रोविजन रिक्वायरिंग रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस सर्विंग इन द ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, मिल गया। दूसरा, ऑफ ऑल और एनी क्लास पर्सन सर्विंग इन द यूनियन एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी मिल गया, है ना। देखिए, तो पहला जो है वो सही हो गया, तीसरा जो है वो भी सही हो गया, 1, 3 आर करेक्ट, और फोर्थ जो मनी बिल के बारे में दिया हुआ है वो चीज़ भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले टॉपिक पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 एंड 4। ठीक है, कहाँ से सॉल्व हुआ है? ये सिर्फ लक्ष्मीकांत से सॉल्व हुआ है, एनसीईआरटी या फिर लूसेंट में ये आप नहीं पाएंगे, वहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। अब हमने ये देख लिया कि जो 12 सवाल हैं, लक्ष्मीकांत से कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं, लूसेंट से कितने हो रहे हैं और एनसीईआरटी से कितने हो रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत से 11 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, 12 में से एक सवाल सिर्फ सॉल्व नहीं हो पाया है, और वो एक सवाल जो सॉल्व नहीं हो पाया है मदर टंग वाला, वो इनमें से और बाकी सोर्सेज से भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लूसेंट से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, एनसीईआरटी से भी नहीं हो रहा है। मे बी वो मदर टंग वाला जो इशू है वो शायद न्यूज़ में रहने की वजह से, करंट अफेयर्स मैगजीन में कहीं कवर हुआ होगा, तो मे बी वहाँ से पूछ लिया गया है न्यूज़ में रहने की वजह से। बट स्टैटिक सोर्स में यहाँ पे एग्जैक्ट वो आर्टिकल 120 क्लॉज 1 ऐसा तो नहीं मिल रहा है हमको, तो हम इसको नहीं मानेंगे कि ये किसी भी सोर्स से सॉल्व हो पाया। ठीक है, लूसेंट जीके से 7 सवाल सॉल्व हो रहे हैं 12 में से, और एनसीईआरटी से 6 लिखा हुआ यहाँ पर ये 5 ही होगा। एक जो सवाल जो हमने देखा वो अस्पृश्यता से संबंधित जो सवाल था ना, क्वेश्चन नंबर 105, जो कि अनटचेबिलिटी के अबॉलिशमेंट से, तो वो प्रोविज़न तो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट आर्टिकल 17 ऐसा मेंशन नहीं था, तो हम उसको रिड्यूस कर दें अगर तो 5 ही सवाल फिर बचते हैं एनसीईआरटी से। तो परफॉर्मेंस जो है बहुत पुअर है एनसीईआरटी का। देखिए, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है वो अलग एक टॉपिक है कि उसकी इंपॉर्टेंस ओवरऑल क्या है। ठीक है, हो सकता है मीन्स में उसके लिए उसके बहुत फ़ायदे हों, बिल्कुल होता है, क्योंकि उसके लैंग्वेज से हमको मीन्स में हेल्प मिल सकता है। और बट जो हम यहाँ पर इस डिस्कशन का जो थीम था, जो टॉपिक था हमारा, कि हमको देखना था कि कौन से सोर्स से कितने सवाल प्रीलिम्स में सॉल्व हो रहे हैं। तो यह एनसीईआरटी में हमसे सिर्फ 5 सवाल हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और वो भी एनसीईआरटी में सिर्फ एक बुक तो है नहीं, क्लास 11th की 2 बुक है, क्लास 12th की बुक्स हैं। ठीक, लक्ष्मीकांत से 11 सवाल सॉल्व हो रहे हैं 12 में से, लूसेंट से 7 सवाल सॉल्व हो पाए 12 से। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लक्ष्मीकांत को लीड तो है, अगर लक्ष्मीकांत किसी ने पढ़ा तो वो ज़्यादा सवाल सॉल्व करके आएगा ही, लूसेंट से 4 ज़्यादा सवाल सॉल्व करके आएगा। और ध्यान रखना है दोस्तों कि अब चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर किसी ने 4 सवाल गलत किया है और किसी दूसरे कैंडिडेट ने 4 सही किया है, तो दोनों के बीच का गैप जो है वो अब और ज़्यादा है नेगेटिव मार्किंग के आने के बाद। तो हम एक एक सवाल
का इम्पोर्टेंस जो है वो आप समझ सकते हैं इस हिसाब से। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में कि किस सोर्स से कितने सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। आपने अगर कोई और सोर्स जो है रेफ़र किया है तो उसमें भी आपने इसी तरीके से आपको एनालिसिस कर लेना चाहिए या आपने किया होगा कि कैसे सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो सोर्स कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्वेश्चन सॉल्विंग के मामले में, है ना। तो अब आप इस स्थिति में होंगे, मुझे उम्मीद है कि अब कि कौन से सोर्स को रेफ़र करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है, या आप जो सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है आपको पता चल गया होगा। ठीक, इस वीडियो में आपने जो कुछ भी देखा सुना उससे संबंधित आपको जो भी अच्छा या बुरा लग रहा है या जो भी आपकी राय हो वो आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा चैनल जो है अगर आपको पसंद आ रहा है हमारे कंटेंट, हमारी ये सीरीज़, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ में। आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर किस बारे में वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।